नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। तो आज की वीडियो में हम फिर से रामधारी गुप्ता जी खंड 1 के डिक्टेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 12 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें प्रतिलेखन संख्या 30, 31 और 32 सम्मिलित है। डिक्टेशन की गति वही अपना 100 शब्द प्रति मिनट की रहती है और CD दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100 से प्लस माइनस फ्लक्चुएट करती रहती है स्पीड। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर आप एक बार में नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा लिखने का प्रयास करिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, छोड़िएगा नहीं कि आपके 80 का स्किल दे रहे हैं तो आप 100 को ऐसे ही बस छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, 80 से ज़्यादा का अभ्यास करेंगे तभी वहाँ पे 80 आपके लिए कंफर्टेबल लगेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शॉर्ट हैंड गुरुजी फैमिली, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और सोमवार से शनिवार तक रोज़ शाम को 4 बजे लाइव डिक्टेशन क्लासेस वहाँ पे होती हैं, फ्री ऑफ कास्ट। किसी भी तरीके का कोई भी पैसा वहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा और डेली एक डिक्टेशन हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज भी वहाँ पे शुभम जी ने 2 डिक्टेशन प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ में अगर आप स्टूडेंट्स भी जिनका स्किल लगा हुआ है वो भी डिक्टेट करना चाहते हैं तो आप डिक्टेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप डिक्टेट करेंगे तो बाकी लोग भी लिखेंगे, फिर कोई और डिक्टेट करेगा तो आप लिखेंगे। इस तरह आप सबका एक ग्रुप जो वहाँ पर बनेगा, असली फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब खुद भी डिक्टेट करेंगे। तो एक डिक्टेशन जो हमारे द्वारा दिया जाना है उसको हम देने के बाद हम अगर वहाँ से चले भी गए तो भी आप लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं डिक्टेशन को, अपने डिक्टेशन की जो जहाँ पे आपने लिखा हुआ है उसकी फ़ोटो भी दे सकते हैं। मतलब एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक ऑफलाइन स्टडी ग्रुप होता है, सेम वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी जुड़ना चाहे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब SSC वाले ही, आप UPSI कर रहे हैं, उसका स्किल लगा हुआ है तो भी आप आराम से आ सकते हैं और अपने डिक्टेशन की तैयारी कर सकते हैं। 4 से 5 ये आप लोग करेंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा जो एक डिक्टेशन बोला जाएगा वही कोशिश करेंगे हम रीड कराने की। बाकी आप लोग जो डिक्टेट करेंगे उसको रीड ना करिए, क्योंकि एक डिक्टेशन रीड करने में बहुत सारा समय लगता है। एक ही डिक्टेशन रीड करिए जो कि हमारे द्वारा बोला जाएगा, बाकी आप लोग सिर्फ डिक्टेशन बैक टू बैक बोलते जाइए। और फिर जब 5 बजे क्लास आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद रीड करने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप समय का सही यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये कुछ सुझाव था आपके लिए, और आपको बताना भी था कि 4 बजे वाली क्लास अगर आपका स्किल है तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आप सभी लोग रेडी हो जाइए, कॉपी में बीच में लाइन खींच लीजिए और लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। रेडी स्टार्ट। उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते, और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला ना भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में
मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति ने हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन
दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। स्टॉप। अगर डिक्टेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आउटलाइन आपसे नहीं बन पा रही है तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं।